औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी वैल्यू की, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि हमें मिसाल के तौर पर वोल्टेज गिवन था या करंट गिवन था या किसी स्फीयर का रेडियस गिवन था। हमने उनकी अनसर्टेनिटीज़ को यूज़ करके ये देखा कि अच्छा वो जिन फार्मूलाज में यूज़ होकर जो वैल्यू हम इन फार्मूलाज में से निकाल रहे हैं उस कैलकुलेटेड वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, हमने उनको देखा। ठीक है, कि अगर वो ये दोनों क्वांटिटीज़ जिसमें अनसर्टेनिटी है वो प्लस हो रही हैं तो किस तरीके से हमारे पास अनसर्टेनिटी चेंज होगी, या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर उस अनसर्टेनिटी में अगर उस मेजर्ड वैल्यू का पावर आ रहा है उस फार्मूला में तो किस तरीके से अनसर्टेनिटी हमारे पास चेंज होगी। अब हम हर केस में हमारे पास जो वैल्यू थी उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी गिवन थी। ठीक है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी फाइंड करते किस तरह है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी इस तरीके से होती है, इतनी होती है, हमें किस तरह पता होता है, किस तरह पता चलता है। तो आज हम उसके ही बारे में देखेंगे। हमने बहुत पहले एरर और अनसर्टेनिटी के टॉपिक में ये देखा था कि जो हमारे पास रैंडम एरर होता है हमारे पास, उसकी कोई इतनी ख़ास वजह नहीं होती। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हम किसी टाइम की मेजरमेंट ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की टाइम की, तो हमारे पास 10.1 सेकंड आएगा, 10.2 सेकंड आएगा, ठीक है, 10.0 सेकंड आएगा, ठीक है, 9.9 सेकंड आएगा। तो ये हमारे पास करीब वैल्यूज़ में से थोड़े बहुत, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली सेम आंसर्स नहीं आएंगे, तो वैल्यू मेजरमेंट्स हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ आएंगी। ठीक है, तो इन एरर को टैकल करने के लिए हम क्या कहा था कि इनका एवरेज लेंगे, जितनी बार हमने मेजरमेंट ली है, मतलब इन सारी मेजरमेंट को प्लस करेंगे, जितनी बार मेजरमेंट ली है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज में सबसे ज़्यादा कम हमारे पास एरर होगा, इससे हमारे पास एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी भी बिल्कुल इस तरीके से ही फाइंड की जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या है कि हमने लेबॉरेटरी में किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है स्क्रू गेज से। ठीक है, हमने 6 रीडिंग्स ली हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई पेंसिल है या कोई भी छोटी सी एक मतलब सुई नुमा या कोई भी छोटी चीज़ है, तो वो हम माइक्रोमीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 0.0000001 इतनी कम स्केल पे जो है वो हम किसी चीज़ की, मतलब मे भी किसी सुई की हम थिकनेस फाइंड कर रहे हैं या किसी के बाल की, इतने तो कम नहीं होते, ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ठीक है, हम इतने कम लेवल पे किसी चीज़ की थिकनेस फाइंड कर रहे हैं या लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारी मेजरमेंट्स लेंगे। 6 मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं। पहली मेजरमेंट हमारे पास 0.20 माइक्रोमीटर आई, दूसरी मेजरमेंट हमारे पास 1.22 माइक्रोमीटर आई, तीसरी मेजरमेंट हमारे पास 1.23 माइक्रोमीटर आई, चौथी मेजरमेंट हमारे पास 1.19 माइक्रोमीटर आई, पांचवी मेजरमेंट हमारे पास 1.22 मेजरमेंट आई, और हमारे पास जो छठी मेजरमेंट है वो हमारे पास आई 1.21 मेजरमेंट। हमारे पास 6 रीडिंग्स आ गई। ठीक है, इसको रीडिंग्स कहते हैं, जितनी बार आपने मेजरमेंट दिया तो उसको कहेंगे हमने 6 रीडिंग्स ली है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है हमारे पास कि हम इन सबका जो है, सबकी जो है मेजरमेंट लेंगे, सबका एवरेज लेंगे। ठीक है, हमने इन सबका एवरेज लिया। ठीक है, 1.20 प्लस 1.2, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 और डिवाइडेड बाय कितनी बार रीडिंग्स दी हमने 6 बार रीडिंग दी। ठीक है, तो एवरेज हमने फाइंड करना था। एवरेज जो है हमारे पास इसका जो एवरेज है वो आएगा हमारे पास 1.21 मिलीमीटर्स। ठीक है, या माइक्रोमीटर्स हम कह रहे थे, इस बुक में माइक्रोमीटर्स लिखा, लेकिन हम माइक्रोमीटर्स कह रहे हैं। ठीक है, सही। अब इस पर्टिकुलर रीडिंग में, इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितना डिफरेंस होगा या कितनी अनसर्टेनिटी होगी इस एवरेज में, हमने ये फाइंड करनी है। तो थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है स्टेप नंबर 3 हमारे पास वो है कि ये जो एवरेज है हमारा, ठीक है, इससे हर एक वैल्यू कितना डेविएट हो रही है, कितना उसमें फ़र्क है, उस फ़र्क का मीन फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर x1 डैश फाइंड करेंगे। ठीक है, ये x1 है और ये x है। ठीक है, तो हमारे पास
x माइनस x1 उसका मीन फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू होगी वो प्लस में या माइनस में आए, हम उसको प्लस में ही कंसिडर करेंगे। ये मॉड इसको प्लस कर देगा, ठीक है। x हमारे पास 1.21 है माइनस 1.02 मॉड हमारे पास आंसर आया इसका 0.01, ठीक है। और ये मिलीमीटर्स में है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम x2 डैश फाइंड करें तो किस तरह होगा, x माइनस x2 डैश 1.21 माइनस 1.22, तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 0.101, क्योंकि ये माइनस में है और मॉड के अंदर है तो ये प्लस ही हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर वैल्यू की जो है डेविएशन फाइंड करेंगे, कितना कितना ये सारा जो है वो किस तरीके से डेविएट हो रहा है। तो हमारे पास जो टोटल डेविएशन होगी वो होगी 0.01, 0.02, x3 हमारे पास होगा 0.02, हमारे पास x डैश 4 होगा 0.02, और इसके बाद x डैश 5 है हमारे पास 0.01, और x डैश 6 जो है हमारे पास वो 0.00 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सारी डेविएशंस आ गई, ठीक है। अब इन सारी डेविएशन को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है उस एवरेज वैल्यू में वो फाइंड हो जाएगी। 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0, और इन सबको आपस में जितनी बार रेटिंग्स लिया उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर्स। तो हमारे पास जो टोटल एवरेज वैल्यू आएगी जो भी लेंथ है हमारे पास यहाँ पे इस केस में, तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो होगी 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है। इस केस में लिखा हुआ था कि बुक में जो लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल 6 रीडिंग्स ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर इन मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी वायर का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है। अब कितनी छोटी वायर होगी कॉपर की, ये तो बहुत बड़ी मैंने जूम करके दिखा दी है। इसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं, उसकी थिकनेस फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो ये डायमीटर फाइंड कर रहे थे, थिकनेस फाइंड कर रहे थे। और ये माइक्रोमीटर्स में हमारे पास किस तरह से क्या कहते हैं उसको, माइक्रोमीटर्स में ये हमारे पास कैलिब्रेटेड है, मतलब 0.000001 तक ये एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी अनसर्टेनिटी शुरू होती है स्क्रू गेज की। ये हमारे पास बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो बुक में गिवन है ये हमारे पास माइक्रोमीटर्स में गिवन था, ठीक है। लेकिन हमने अपनी एग्जाम्पल से इसको कंटिन्यू किया। एक और हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही थी, अनसर्टेनिटी का केस है वो ये कि हम जब भी टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ सिंपल पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीज़ें हमारे पास थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर the uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of the timing device by the number of vibrations. For example, the time of 30 vibrations of simple pendulum recorded by stopwatch accurate up to 1/10 of a second and 54.6 centimeter. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पेंडुलम है, ठीक है। हमारे पास ये पेंडुलम की लेंथ है, ठीक है। ये हमारे पास पेंडुलम है। वो कह रहे हैं कि इस पेंडुलम की वाइब्रेशन होती है, वो यहाँ से एक ख़ास पॉइंट तक जाता है, फिर वापस इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर करता है, ठीक है। ये दो जगहों पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है, यहाँ पे मीन पोजीशन होती है। वो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। कि आप अपना पूरा डिस्टेंस जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप टू और फ्रो का पूरा अपना चक्कर लगा कर आएँ और फिर वापस अपनी जगह पर आएँ, तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। इनकी जो एक वाइब्रेशन है उसमें जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है टाइमिंग डिवाइसेस में कि वो उसके जो लीस्ट काउंट होता है ना वो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अब कोई भी स्टॉप वॉच है, वो इसका टाइम नोट कर रही है, उसका टाइम नोट करी, तो इस स्टॉप वॉच में लीस्ट काउंट कितना होगा। इस स्टॉप वॉच में लीस्ट काउंट 30 वाइब्रेशन सेकंड का बता रहे होंगे कि अच्छा 30 वाइब्रेशन में इतना जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ सकती है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से कैलिब्रेट होता है, ये वन वाइब्रेशन तक नहीं होगा, ठीक है। ये बता रहे होंगे कि एक हमारे पास पेंडुलम की जो वाइब्रेशन है उसमें जो 30 वाइब्रेशंस होंगी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये एक ही नहीं बताते। तो इस केस में हम 30 बार इसको वाइब्रेट करने देंगे, ठीक है।
30 बार वाइब्रेट करने के बाद जो भी हमारे पास टाइम होगा, जो भी हमारे पास टाइम आएगा, टाइम टी डैश के लेते हैं, वो है इस केस एग्जाम्पल के केस में 54.6 सेकेंड, सॉरी 54.6 हमारे पास सेकेंड है, ठीक है। इतनी बार वो 30 वाइब्रेशन इसने की हो, 30 वाइब्रेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो इतना ही है। तो एक वाइब्रेशन का कितना हुआ, एक वाइब्रेशन का हमारे पास हुआ टी डैश डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, जो कि है 1.8 सेकेंड्स, ठीक है, 1.82 सेकेंड्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 30 वाइब्रेशंस तक कितना टाइम हुआ, हमने उसको 30 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया। वो कह रहे हैं कि 30 वाइब्रेशंस तक जो अनसर्टेनिटी होगी, जो अनसर्टेनिटी टी डैश में है, वो है 0.1 सेकेंड की। 30 वाइब्रेशन तक जो अनसर्टेनिटी है इस टाइम में जो आपने नोट किया है वो 0.1 सेकेंड है। तो एक सेकंड में कितनी होगी, एक वाइब्रेशन में कितनी होगी, हम इसको भी 30 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो एक वाइब्रेशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमारे पास 0.003 सेकेंड होगी। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा उस पेंडुलम का वो होगा 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि टाइम एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखते हैं कि वो वाइब्रेट कितनी बार कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे पास टाइम रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो एक वाइब्रेशन हमें नहीं बताते, ठीक है। जिस तरह सुई सिर्फ एक जगह एक पॉइंट पे चलती है, तो वो उस पॉइंट में सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं बताते, वो एक 30 वाइब्रेशन की में जो अनसर्टेनिटी होगी वो उस तक कैलिब्रेटेड होते हैं, ठीक है, कि 30 वाइब्रेशन में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पेंडुलम को 30 दफ़ा वाइब्रेट करने देंगे, जितना भी टाइम होगा वो नोट करेंगे, उस टाइम को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक वाइब्रेशन की टाइम पीरियड आ जाएगा। और जितनी बार जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी 0.1 सेकेंड इस केस में 30 वाइब्रेशन की, हम उसको भी 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक टाइम पीरियड की जो अनसर्टेनिटी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अगर बस आई होप कि समझ आ गया हो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।